हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज मूल अधिकार के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ली थी कि किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई है, किस तरह से ये अपने संविधान में आए, किसकी सिफारिश पर आए। इन सब बातों को हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो उन्हीं बातों को आज आगे बढ़ाते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। फिर मूल अधिकार पे, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे FR। कुछ बेसिक चीज़ें फिर देख लेते हैं, उस दिन भी बताई थी, आज फिर देखते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केवल 20-21 का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्रम से जब हम पढ़ेंगे तो ये सब बात आगे आएगी, उसमें आपको पता चलता रहेगा कि ऐसा क्यों। नेक्स्ट, मूल अधिकारों की FR लिख देते हैं शॉर्ट में। मूल अधिकारों की जो प्रकृति है, नेचर है इनका, वो नकारात्मक है और सकारात्मक भी है। नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है। कमेंट में बताएंगे, आंसर देंगे। नहीं आएगा, आगे हम लोग अभी मूल अधिकार चलेगा थोड़ा सा लंबा, उस क्रम में फिर आगे बात करेंगे। तो इनकी प्रकृति या नेचर नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। कहने का तात्पर्य कुछ मूल अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं और कुछ मूल अधिकार सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। नेक्स्ट, ये मतलब फंडामेंटल राइट्स न्याय योग्य हैं। न्याय योग्य हैं कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा किसी व्यक्ति के, तो वो न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये न्याय योग्य हैं। दूसरा, इसी में या अलग भी लिख सकते हैं कि संसद साधारण विधि से मूल अधिकारों में कोई भी कमी नहीं कर सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। संसद साधारण विधि से मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 368 के द्वारा इनमें संशोधन किया जा सकता है। और कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि संसद साधारण विधि से इनमें कोई कमी नहीं कर सकती और आर्टिकल 368 के द्वारा संसद इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों के। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी और थी मूल अधिकार के बारे में। अब आते हैं अपने मूल अधिकारों पर। सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 को, इसमें अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ राज्य से तात्पर्य यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, इनसे नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब वो है जो आर्टिकल 12 में कहा गया है। अब आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है उसको देखते हैं कि राज्य कोई भी ऐसी संस्था जो अपने कानून स्वयं बनाए, संप्रभुओं और इन कानूनों का
इम्प्लीमेंटेशन करवा दे और जो भी इस राज्य नामक संस्था से जुड़ेगा वो इन कानूनों को मानेगा। यानी ऐसी कोई भी संस्था जो कानून बनाए उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाए और जो भी व्यक्ति उनसे जुड़े वो इन चीज़ों को माने, राज्य कहलाता है। और यही परिभाषा राज्य की भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, यहाँ पर भी सेम परिभाषा राज्य की ली गई है। और यहाँ पर ये आपका आर्टिकल हो जाएगा 36। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि राज्य की ये जो परिभाषा 12 के अनुसार है ये केवल 2 भागों पर ही लागू होती है, एक भाग 3 पर और एक भाग 4 पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे इस परिभाषा के अनुसार जैसे LIC जीवन बीमा निगम ये राज्य है। क्यों राज्य है? अपने नियम बनाती है LIC, उन नियमों के तहत आप उससे जुड़ते हैं और मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो LIC इस अर्थ में अपने आप में एक राज्य है। दूसरा विश्वविद्यालय, कोई भी हो सकता है विश्वविद्यालय, ये भी सब राज्य हैं। आपका जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं UPSC, ये भी राज्य है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, ये सब राज्य की श्रेणी में आते हैं। और भी हैं जैसे मुख्य न्यायाधीश, संसद, राष्ट्रपति, ये सब अपने आप में राज्य हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बस राज्य की परिभाषा ऐसी संस्था जो स्वयं अपने कानून बनाए, अपने आप में संप्रभु हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन करे और जो भी उनसे जुड़ेगा वो उनको कानून को मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, राज्य कहलाती है। अब इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, इसमें 2 बातें हैं। एक तो संविधान बनने से पहले वाली बात को लेकर ये आर्टिकल काम करता है और संविधान बनने के बाद क्या स्थिति। कुल मिलाकर ये आर्टिकल एक तरह से कहीं ना कहीं संशोधन से संबंधित है। इसलिए इस आर्टिकल पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, पूरा एक वीडियो बनेगा इस पे। तो वहाँ मैं आर्टिकल 13 को पूरा समझाऊंगा और इसको हम लोग लिंक करेंगे आर्टिकल 368 से, ये तब समझ में आएगा। ठीक है, इस पर आपको अलग से वीडियो जल्दी मिल जाएगा, तो इसको हम तब देखेंगे। अब आते हैं मेन मूल अधिकारों पे जो कि अपने व्यक्ति और नागरिकों को मिले हुए हैं। तो अब उनकी चर्चा करते हैं। उस पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि जब मूल संविधान बना था तो उस समय 7 मूल अधिकार थे। 7 मूल अधिकार थे। इसमें से संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संशोधन यानी अमेंडमेंट 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया इसको, या विधिक अधिकार भी कह सकते हैं। और इसको रख दिया गया आर्टिकल 301 के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्तमान में 6 मूल अधिकार हम सभी को प्राप्त हैं। अब इनका क्रम से वर्णन करेंगे एक एक करके। पहले देख लेते हैं वो 6 कौन कौन से हैं, फिर चलेंगे आगे। नंबर 1, पहला मूल अधिकार है आपका समानता का या समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राइट टू इक्वेलिटी। और ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इसमें समानता की बात की गई है। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 यानी ये 5 आर्टिकल समानता के अधिकार से संबंधित हैं।
दूसरा आ जाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राइट टू फ्रीडम। उसके बाद तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये आएगा आपका आर्टिकल 23 से 24 तक, यानी दो आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 टू 28 तक है, ठीक है। इसके बाद पांचवा देखते हैं कौन सा है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 टू 30। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, दो आर्टिकल 29 और 30 इससे संबंधित है। और जो छठवां सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें रेमेडी दी गई है कि अगर किसी भी मूल अधिकार का इनका उल्लंघन होता है आपका, तो इसके तहत आप रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाकर, ठीक है। तो ये आर्टिकल हो जाता है आपका अनुच्छेद 32, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से वर्तमान में ये 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को, और इसमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों को भी, या व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं, कुछ समय के लिए आए या कुछ लंबी अवधि के लिए आए, तो उनको भी कुछ मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसलिए अपने यहाँ जो मूल अधिकार हैं इसमें नागरिकों को तो है ही है सारे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं 6, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये अब इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे समानता के अधिकारों को, राइट टू इक्वलिटी को, और एक एक करके इन सबको देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए, और कमेंट में उस क्वेश्चन का उत्तर देना ना भूलें कि यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव ये किस सेंस में है वो मुझे बताएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद या आर्टिकल 14 को, अनुच्छेद 14। इसमें जो बात लिखी हुई है वो नोट करेंगे पहले। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, ध्यान रखेंगे यहाँ पर किसी व्यक्ति, तो ये ध्यान रखने वाली बात ये कि आर्टिकल 14 में नागरिक शब्द का उल्लेख ना होकर व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता
एक टर्म ये याद रखेंगे, विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, एक टर्म ये याद रखेंगे इस लाइन को, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, ये वाली बात लिखी हुई है, तो इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं अभी फटाफट से कि क्या यहाँ दो टर्म आए हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग विधि के समक्ष समता को कि ये क्या चीज है। इसको लिख लेते हैं इंग्लिश में, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ चीजें नोट कर लेंगे। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत की एक अनूठी विशेषता है कि यहाँ कानून से ऊपर कोई नहीं है। देख रहे हैं, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण, चाहे वो कोई हो। बस थोड़ा सा व्यवहार में अंतर ये हो जाता है कि समान परिस्थिति वालों को समान रूप से, अलग परिस्थिति वालों को अलग रूप से। जैसे सेम अपराध अभी मान लो मैं कर दूं, उसी सेम अपराध को कोई बड़ा अधिकारी मान लो जिलाधिकारी कर दे, तो अपराध दोनों ने सेम किया है तो दंड दोनों को सेम कानून के तहत मिलेगा। अब चूंकि वो डीएम है तो और मैं एक आम आदमी हूं, तो उस हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट अलग टाइप से दिया जाएगा, उसको ट्रीटमेंट अलग टाइप से दिया जाएगा। वो यहाँ पे थोड़ा सा इसका अपवाद हो जाता है। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। जो लोग हमसे जुड़ना चाहें ऑनलाइन कोर्स के लिए, तो उसमें आपको इन सब चीज़ों की फुल डिटेल मिलेगी। ठीक है, फिलहाल अभी बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना है कि विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये अवधारणा भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ली गई है। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ली गई है। प्रोफेसर डाइसी एक विधि शास्त्री हैं, रहे थे या हुए थे ब्रिटेन के, तो ये उनकी अवधारणा है। उनकी एक अवधारणा थी विधि का शासन। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, यहां से ये ली गई है और इसी के ये समान है। नेक्स्ट, ये अवधारणा नकारात्मक है। जैसा कि प्रारंभ में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कुछ मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, कुछ की सकारात्मक है। तो इसकी प्रकृति नकारात्मक है। ये आप लोगों को के लिए क्वेश्चन है कि बताएंगे कैसे नकारात्मक है। ठीक है, इसकी ये अवधारणा नकारात्मक है। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो जैसा कि अभी बताया था, कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। क्लियर है इतना? चलिए अब आते हैं विधियों के समान संरक्षण पर। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों के समान संरक्षण। इसको देखते हैं। ये अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। यहाँ अमेरिका से एक बात याद आ गई, बता देता हूँ आप लोगों को कि मूल अधिकार जो हम लोगों ने अपने भारतीय संविधान में समावेश किया है या समावेशित किए हैं, वो अमेरिका से प्रेरित हैं। और अमेरिका के किससे? बिल ऑफ राइट्स से। ये हम लोगों ने डेवलपमेंट वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं अपने यहाँ मूल अधिकार, और अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर मूल अधिकार अपने किस देश से लिए हैं, उत्तर हो जाएगा अमेरिका से। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमेरिका से लिए गए हैं और इनकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। इनकी प्रकृति कैसी, ये वाली अवधारणा कैसी थी? नकारात्मक।
इसकी अब ये अवधारणा कैसी है, विधियों के समान संरक्षण सकारात्मक। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके बाद आते हैं एक इम्पोर्टेंट बात पर कि आर्टिकल 14 जो है ये नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस की अवधारणा को फुलफिल करता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 14 जो है ये नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस को बहुत अच्छी तरह से उसकी व्याख्या करता है। क्योंकि हम लोग अगर देखें तो नेचुरल जस्टिस भी यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति सब समान है, कोई भी गलत काम करेगा तो उसको ईश्वर स्वतः अपने कर्मों के अनुसार दंड देगा। वही स्थिति इस आर्टिकल में दिखाई देती है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15 जो है इसमें जो बात लिखी है, वैसे तो आप लोगों को पता होगी और नहीं तो किताब से पढ़ सकते हैं, फिर भी अपन यहाँ लिख देंगे कि केवल धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किनमें से 1 2 3 4 5 इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के बीच, यहाँ शब्द आया है नागरिकों, ठीक है, नागरिकों के बीच भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें ध्यान देंगे, यहाँ एक टर्म आया है ये केवल इन 5 चीजों को लेकर भेदभाव नहीं करेंगे। किसको? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। अगर इनके अलावा कोई और मौका मिलता है भेदभाव करने का, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, हो जाएगा भेदभाव। जैसे अभी भाषा को लेके, क्योंकि इसमें भाषा तो है ही नहीं, भेदभाव किया जा सकता है, होता भी है। निवास स्थान को लेके, निवास स्थान को लेके, जैसे यूपी का आदमी बोले राजस्थान क्यों आ गया भाई, बिहार का क्यों आ गया राजस्थान, राजस्थान का क्यों चला गया यूपी, वहाँ क्यों, क्या कमी है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती होंगी। तो वो इस हिसाब से भेदभाव हो सकता है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? आर्टिकल 15 कहता है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, इनके आधार पर, इसका मतलब इसके अलावा जो भी है। तो ये 2 मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि भाषा के स्थान के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये। चलिए इसी में अब आगे चलते हैं, कुछ चीज बताते हैं कि आर्टिकल 15 में 5 खंड है टोटल। 5 खंड से मतलब मेरा, जैसे ये वाली बात अनुच्छेद 1 में लिखी हुई है, 15 का 1, दूसरा 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4, ठीक है ना, और 15 का आपका 5, टोटल 5 खंड है इसमें आर्टिकल 15 में। केवल ऊपर के 2, 15 का 1 और 15 का 2, ये ध्यान रखेंगे, यही 2 केवल मूल अधिकारों से संबंधित हैं, बाकी के ये मूल अधिकारों से संबंधित नहीं हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है इतना आर्टिकल 15? तो यहाँ इस बात को याद रखेंगे, केवल 5 बातें दी हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब आते हैं आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 पे। इसमें लिखा है, सबको पता होगा, लोक नियोजन में अवसर की
समानता। क्लियर है? अब इसमें कैसे, यहाँ लोक नियोजन से मतलब है गवर्नमेंट जॉब से। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें कैंडिडेट चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी उसका जेंडर हो, मेल फीमेल, अब तीसरा और आ गया है, तो कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समान रूप से अवसर दिया जाता है। और देखा होगा सभी समान रूप से उन फॉर्म को फिलअप करते हैं और अपनी अपनी योग्यता अनुसार जॉब प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 केवल इसी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल जो 16 के 3, 16 का 4, 16 का 5, ये सब इसके अपवाद हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 16 जो मूल अधिकार है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता ये है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे अब अनुच्छेद 17 पे। अनुच्छेद 17 ये क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में गलत लिखा होगा, ये सही कर लेंगे इसको, अस्पृश्यता को। ठीक है, ये क्या है? ये राज्य और किसी भी प्राइवेट संस्था दोनों पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राज्य और प्राइवेट संस्था दोनों पर। तो यहां पर पूरी तरह से छुआछूत का निषेध किया गया है। और छुआछूत कैसी? जो गांधी जी चाहते थे। कैसे चाहते थे? ना तो मन से और ना वचन से और ना ही कर्म से, किसी भी तरह से छुआछूत मान्य नहीं होगी अपने यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई करता है तो मूल अधिकार का उल्लंघन किसका? 17 का माना जाएगा और रेमेडी के तौर पर फिर वही आर्टिकल 32। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये गांधी जी के सपने को फुलफिल करने के लिए मूल अधिकार के रूप में डाल दिया गया संविधान में अपने। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 18 पर, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 इसमें है उपाधियों का अंत। ठीक है ना, अब ये क्या है उपाधियों का अंत? देखते हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी को कोई भी उपाधि नहीं मिलेगी। उपाधि नाम के आगे पीछे नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन बात आती है कि अगर उपाधियों का अंत हो गया, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, भारत रत्न है, तो ये सब तो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ये सब जो हैं ये उपाधियां नहीं है। ठीक है ना, ये सब उपाधियां नहीं है। क्या क्या नहीं है? वैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है ना, और सेना से संबंधित और शिक्षा से संबंधित। अगर किसी को कोई सम्मान मिलता है तो वो उपाधि नहीं कहलाएगी, वो सम्मान कहलाएगा। लेकिन यहाँ भी एक बात है कि इन सम्मान को कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगाता है, क्योंकि अगर लगाएगा तो समाज में असमानता फैलेगी, समानता का जो आर्टिकल है वो बेकार हो जाएगा। तो ये सम्मान के रूप में दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि राज्य जो है वो सेना और शिक्षा यानी एजुकेशन फील्ड में सम्मानित कर सकती है किसी भी व्यक्ति को, तो वो उपाधि नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, जैसे PhD वगैरह ये सब
सम्मान है ये, ठीक है, उपाधि के रूप में इनको नहीं लेते हैं, तो ये इनको दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से, भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से अगर कोई सम्मान प्राप्त करना चाहता है या उसको इनवाइट किया जाता है, तो उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 18 जो है ये सिर्फ निर्देशात्मक है। निर्देशात्मक मतलब केवल निर्देश दे सकता है, आदेशात्मक नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन कि अनुच्छेद 18 निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। आदेशात्मक नहीं है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर इसका कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता। अगर आदेशात्मक होता तो दंड का प्रावधान होता। अब चूंकि केवल निर्देशात्मक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसलिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी संसद को यह शक्ति है कि वो इस संबंध में अगर चाहे तो दंड का प्रावधान कर सकती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल नहीं है क्योंकि ये निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोगों ने अभी बात की थी कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब एक सम्मान है या अलंकरण है, ठीक है। ये शब्द भी जो होता है अलंकरण है और उपाधि नहीं है। तो ये जो मामला हुआ था एक अपने यहाँ पर 1996 में बालाजी राघवन, नोट करेंगे, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, ये मामला हुआ था 1996 में, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। तो इस मामले में ये निर्णय दिया गया था कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री ये सब एक अलंकरण है, ना कि उपाधि। तो इस मामले को ध्यान में रखेंगे, ये संबंधित है आपका इनसे, ठीक है। तो दोस्तों आज केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, एक एक करके करेंगे जिससे कि आप लोगों को भी आसानी से चीज़ें समझ में आती रहें और हमें भी इंटरेस्ट आता रहे कि अच्छे से अच्छे वीडियो फिर आप लोगों को बनाते रहें। अगर जल्दी करेंगे तो सब शॉर्ट में हो जाएगा, मामला ख़राब हो जाएगा, ना आपको फ़ायदा होगा ना हमें मज़ा आएगा। तो इसलिए आज हम लोगों ने देखा कि केवल आज हम लोगों ने पढ़ा समानता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले स्वतंत्रता के अधिकार और शोषण के अधिकार, इन दो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय।